हेलो एवरीवन। आ जाओ, आज हम कोशिश करेंगे सेंटेंस में जो आपको नॉट सेंटेंस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको जो करवा रही थी उसको आज खत्म कर दूं। कल के क्लास में मैंने 30 तक करवाया था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेटा आंसर तो हम करा ही रहे हैं, साथ में जितने ऑप्शन है उनको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आ जाओ, आज हम चलते हैं 30 के आगे। और मेरा एक बैच नया आ रहा है, 59 नंबर बैच, जिसमें सब कुछ ग्रामर, वोकैबलरी, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैं अभी करवा रही हूँ आपको। और हर साल का मैं करवा के खत्म कर देती हूँ। कारण क्या है कि आप जब पढ़ते हो तो उसको रिलेट करने की कोशिश तो करोगे ना न्यू बैच के साथ, कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं काम की चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। हम लोगों ने कल जो खत्म किया था वो कर दिया था 30 तक। यहां तक हम खत्म कर चुके थे। अब हम आगे चलेंगे और आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है, प्रीवियस ईयर करना है कि गोल्डन रूल्स करना है, वो पहले कमेंट में लिख लो, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना दिमाग सेट करूं कि मैं इसके बाद क्या करना है मुझे यूट्यूब पे। चलिए आ जाओ, सबसे पहले 31 नंबर पे पूछा है क्वेश्चन, वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज, अपने ही प्रजाति के मांस का भक्षण करने वाले को क्या कहते हैं। बेटा याद रखना, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो तो मांस खाते हैं, जो वीगन होते हैं वो ऐसी फल ऐसे चीजें खाते हैं जो एनिमल से ना आया हो और ना एनिमल जिसको प्रोड्यूस करता हो। यानी कि वो एक तो सबसे पहले मांस तो खाएंगे ही नहीं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं खाएंगे, यानी कि वो चीज, पनीर, दूध, मक्खन, घी ये सब भी नहीं खाते हैं। ठीक है। कैनिबल होते हैं जो अपने ही प्रजाति को खाते हैं, ये ध्यान रखना। कैनिबल होते हैं जो अपने ही प्रजाति को खाते हैं। और मैमल होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। जितने भी प्रजाति अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो मैमल कहलाते हैं। तो वीगन का मतलब लिख लो, दैट डज, ये तो वीगन तो इंसान ही होगा और कोई नहीं हो सकता। अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है। और मैमल है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसका इंग्लिश लिखना, वन दैट सकल, सकल का मतलब होता है दूध पिलाना, दैट सकल देयर यंग वंस। ये सकल का मतलब लिख देना, दूध पिलाना। ठीक है, समझ में आया। बेटा ये सेशन को आप प्लीज शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सेशन को लाइक कर दो। एटलीस्ट इतना पेमेंट तो करोगे ना आप मुझे। चलो बेटा, अगर आप अभी 12th पास किए हो तो सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत सही समय पर अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कर दोगे तो। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा तो बेटा एक्सीड करेगा। एक्सीड का मतलब होता है से ज्यादा, एक्सीड करने का मतलब होता है से ज्यादा होना। अगर बहुत शार्प तरीके से किसी की निंदा करते हो, आप उसकी शिकायत करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो आपका जो व्यवहार है वो मॉडर्न सी कहलाएगा, यानी कि शार्पली क्रिटिकल। निंदा करना होता है क्रिटिकल होना। ठीक है। ऑर्डिनेट आपको पता है, हम लोग जब ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में जाता है, उसी को ऑर्डिनेट कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन, ये मैथ्स का टर्म है। फ्रॉम एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से
टू वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, सॉरी सब ऑर्डिनेट लगा दिया मैंने, ऑर्डिनेट, ये होता है ऑर्डिनेट। ये आपके ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ोगे। ठीक है, आप इसका अगर मीनिंग देखोगे, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, नहीं यार, एक्स एक्सिस मुझे नहीं पता, ये होता है शायद पैरेलल, समथिंग पैरेलल होगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस पैरेलल होना चाहिए था। आप एक बार मैथ्स में देख लो इसको। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो आपके नीचे काम करता है, अधीनस्थ जिसको कहते हैं, वन हु वर्क्स अंडर यू। हो गया? देखो, सबऑर्डिनेट आपके होंगे जो आपके नीचे काम करते हैं। ये होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन एक्सिस, ड्रॉन पैरेलल, क्योंकि मुझे याद आ रहा है पैरेलल होता है वो वन एक्सिस। ठीक है, ऑर्डिनेट देखो, बोलो समझ में आया? अब आओ नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ जर्नी। जब आप कहीं जा रहे होते हो, कहीं गए होते हो, वहां पे कभी कभी होता है ना, जैसे कि मैं मान लो कहीं जा रही हूँ जहां पे 2000 किलोमीटर दूर है। अब आज अगर मैंने ट्रैवल किया कार से तो मैंने 800 किलोमीटर ट्रैवल कर पाई हूँ, तो कहीं तो रुकूंगी ना, उसी को कहते हैं स्टॉप ओवर, स्टॉप ओवर। नेक्स्ट आओ वर्ड पहला सागा। बेटा आपको है ना कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे देखोगे जो लिटरेचर से रिलेटेड होंगे, इसमें भी होंगे, और भी आपको दिखेगा, सोनेट दिखेगा, सागा है, नरेटिव नेक्स्ट लास्ट क्लास में कराया था, तो ये सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे हमेशा। सागा इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, और ये सब स्टोरीज जो होंगे ना, वो महाभारत वगैरह में जो होता है ना, यानी कि बहुत लंबे स्टोरीज होंगे। रिफ्यूजी, बेटा रिफ्यूज से बना है। आपको पता है रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो दूसरे देश में शरणार्थी होते, शरण लिए होते हैं, इसलिए रिफ्यूजी होता है जो शेल्टर लिया है, शरण लिया है कहीं पर, अ पर्सन हु टेक्स शेल्टर। अब याद रखना, जब मैं आपको पढ़ाती हूं ना तो मैं हिंदी में मीनिंग बोल देती हूं, लेकिन लिखती हूं इंग्लिश में। उसका रीजन ये है कि भाई एग्जाम में तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही तो आएगा ना, राइट? और टेंट पता है, जहां पर भी टेंट लगाते हैं कुछ लोग, टेंट लगा के रहते हैं, वो टेंट होता है ना, उसको हिंदी में भी टेंट ही कहते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट आओ, हैविंग अनलिमिटेड पावर। बेटा ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, ऐसे तो भगवान ही होते हैं, वो होंगे ओमनी पोटेंट, क्योंकि पोटेंट का मतलब ही होता है क्षमता, और ओमनी का मतलब होता है सर्व। ये मैंने आपको अपने बुक में और अपने क्लास में पढ़ाया है। ओमनी पोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान, और ये सिर्फ भगवान के लिए यूज होता है। ओमनी प्रेजेंस का मतलब हुआ सब जगह मौजूदगी उसकी, है ना, प्रेजेंस एट ऑल प्लेसेस, और ये भगवान के रिलेटेड ही यूज किया जाता है, भगवान ही ओमनी प्रेजेंट होते हैं, है ना। ओमनीसिएंट, बेटा सिएंट बस स्पेलिंग देखो तो SCIENT, ये साइंस से बना है। ओमनीसिएंट होते हैं सर्वज्ञानी, वन हु नोस एवरीथिंग। वन हु नोस एवरीथिंग। एंड ओमनीवोरस, बेटा वोर का मतलब होता है खाना, तो ओमनीवोरस होते हैं जो एनिमल भी खा ले
और जो प्लांट्स भी खा ले। तो ओमनीवोरस होंगे ऐसे जानवर, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स खाने वाले को क्या कहते हैं बताओ? कार्निवोरस। और प्लांट्स खाने वाले को हर्बीवोरस। ठीक है, तो ये हुआ आंसर आपका अनलिमिटेड पावर का। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आओ। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल, ऐसा व्यक्ति जो जादू दिखाए, उनको हम क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स मैजिशियन कहेंगे। कितना आसान क्वेश्चन दिया। अल्केमिस्ट क्या होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो अल्केमी में को प्रैक्टिस कर रहा है। आप कहोगे अल्केमी क्या होता है? तो कल बताया था आपको। ऐसा साइंस था, अब खैर हम लोग अब तो जान गए कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा साइंस था जिस साइंस को ये माना जाता था कि इससे बेस मेटल यानी लोहा तांबा ये सब चीजों को सोना बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो अल्केमिस्ट इज वन हु स्पेशलाइजेस in making base metals into gold। मेकिंग नहीं करो, चेंजिंग लगाओ, क्योंकि वो चेंज कर देते हैं। ठीक है? एंजल, बेटा एंजल मानते हैं फरिश्ते, है ना? वो भगवान के पास से आए होते हैं, कभी कभी उस पे पंख भी होता है। अब ये सब इमेजिनरी चीजें होती है, भगवान के पास से कोई नहीं आता है ऐसे। एंजल इज फरिश्ता। जैसे कभी कोई आपको बहुत हेल्प करे, है ना, आपकी लाइफ को अच्छा बना दे, तो आप कई बार कहते हो ना यू आर एन एंजल, इसका मतलब आप फरिश्ते हो। पामिस्ट, बेटा पाम होते हैं हथेली, तो पाम्स को रीड करके जो आपकी किस्मत बताता है वो पामिस्ट होता है। ठीक है ना? वन हु रीड्स द लाइन्स ऑफ योर पाम। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस, इमेजिनरी क्रिएचर होते हैं, वेरी गुड एट हार्ट एंड हेल्प्स अदर्स, वो होते हैं एंजल। अब बताओ, बोलो कोई प्रॉब्लम? हाथ देखने वाला, यस। हस्त, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ। फाइन, नेक्स्ट आओ। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव, बेटा कैप्टिव का मतलब होता है कैद, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी। अब फुलफिल क्या कर रहे हैं? डिमांड्स फॉर मनी, भाई रैंसम मांग रहे हैं और उसको कैद करके रखे हुए हैं, उसको कहते हैं हॉस्टेज। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको लोग फिरौती के लिए उसको पकड़ के और कैद करके रखा हुआ है। हर्मिट, बेटा हर्मिट तो होते हैं सन्यासी टाइप के लोग, है ना? हेरेटिक एंड इंट्रोवर्ट। अब आप चलो तीनों का मीनिंग लिखो। सबसे पहले लिखो हर्मिट का मीनिंग। अ पर्सन हु लिव्स अलोन फॉर रिलीजियस रीजंस। जो आध्यात्मिक कारण से अकेला रहे, पूजा भजन में ही समय बिताए, वो होते हैं हर्मिट। नेक्स्ट आओ हेरेटिक। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माना जाता है ना कि इनके आइडियाज या बिलीव्स जो है वो सही नहीं है। मतलब अम, जो हम लोग जो धर्म का पालन करते हैं, जो रिलीजियस टीचिंग्स है, उनको माना जाता है ये इनके बिलीव्स जो है ना रॉन्ग्स है। यानी हेरेटिक इज अ पर्सन whose belief
आर कंसिडर्ड रॉन्ग। और ऐसे लोग जो दकियानुशी नहीं होते हैं ना, उनको भी हेरेटिक ही माना जाता है। समाज में बहुत सारे दकियानुसी लोग हैं, अगर आप उसके हिसाब से नहीं सोचे हो तो वो भी आपको हेरेटिक मानेंगे। इसीलिए हेरेटिक ऐसा व्यक्ति होता है जो माना जाता है कि उसके जो विचार है वो रॉन्ग है, और कभी कभी तो ये माना जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल पापी है, यानी कि रॉन्ग और इविल है। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, जो अपनी भावनाएं अपने तक ही सीमित रखे, किसी से शेयर ना करे, वो कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लिखो, वन हु कीप्स वंस फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, फीलिंग्स टू वन सेल्फ, अपने तक ही अपनी भावनाओं को रखता है, वो कहलाता है इंट्रोवर्ट। बताओ कोई प्रॉब्लम? हम्म, फाइन, बताओ। एसएससी स्टेनो के लिए बेटा बैच नंबर 59 ले लो, और अगर जल्दी खत्म करना है तो वीओडी 44 ले लो। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। बेटा कहीं का ह्यूमन पॉपुलेशन, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखो, ह्यूमन से रिलेटेड कोई वर्ड है? यहाँ पे डेमो है। डेमो का मतलब होता है लोग, और ग्राफ जहां पे आ जाए समझ जाना राइटिंग है, यानी ऐसा राइटिंग जिसमें वहां के लोग कितने हैं, किस एरिया में कितना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, कहाँ पे कम लोग रहते हैं, वो है डेमोग्राफी। फोटोग्राफी बेटा, फोटोग्राफी नहीं भूलना, फोटोग्राफी। फोटो मतलब लाइट, ग्राफी मतलब अगेन राइटिंग। लाइट के प्रेजेंस में जो फोटो खिंचाया जाता था फोटोग्राफी कहलाता था। बाद में कहा गया कि नहीं, फोटोग्राफी तो आप अंधेरे में भी कर सकते हो, जब काफी डेवलपमेंट हुआ तब। अब आप पेलियो बेटा, जब भी आप ये वर्ड देखोगे ना, समझ जाना बहुत प्राचीन समय की बात की जा रही है, ठीक है। और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी स्टडी ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुराने समय के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, और उसको पढ़ना इज पेलियोग्राफी। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ stars, planets and other heavenly objects. एस्ट्रोनॉमी का मैंने रूट बताया था। एस्टर का मतलब स्टार होता है, नॉमस मतलब अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स कैसे है वो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया डेमोग्राफी। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। जैसे पेलियोलिथिक एज, पेलियो का मतलब प्राचीन होगा, इसीलिए आप पेलियोलिथिक एज में बहुत पहले के आप बारे में पढ़ते हो, है ना। तो याद रखना पेलियो इज ओल्ड, एंड ग्राफी हो गया राइटिंग, यानी प्राचीन समय की जो लिपियां हैं उनकी पढ़ाई को भी पेलियोग्राफी कह देते हैं। हालांकि पेलियोग्राफी का मतलब प्राचीन चीजों का भी पढ़ाई हो जाता है पेलियोग्राफी। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। यार जिंदगी बहुत खराब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिंदगी बर्बाद है, ऐसे लोग बोलने वाले ना हमेशा लाइफ के डार्कर साइड ही देखते हैं, और वो है पेसिमिस्ट, जो ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम है। ये और ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। ये हो गया आशावादी, और ये निराशावादी। ये देखो, ठीक है। अगर आप बहुत डायनेमिक हो, मैं कहूंगी यार तुम तो बहुत ही अट्रैक्टिव डायनेमिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हो, इसका मतलब जिस व्यक्ति का पर्सनालिटी बहुत ही मैग्नेटिक है, बहुत ही वो एक्टिव है, उसको डायनेमिस्ट कहते हैं। इसका मतलब लिखना, अ पर्सन
with forceful and magnetic personality. जिस व्यक्ति का पर्सनालिटी ऐसा हो जो बहुत ही फोर्सफुल हो और वो मैग्नेटिक हो। नेक्स्ट आओ पॉलेमिस्ट। बेटा पॉलेमिस्ट में एक तो सबसे पहले यहां देखो कि ये यहां पे कोई भी, अगर मैं इसको सीधा कहूं, एक पोल की बात हो रही है, तो यानी किसी पर्टिकुलर कोई आइडिया है इसके दिमाग में, पर्टिकुलर कोई ओपिनियन है, बहुत स्ट्रांगली उसके लिए खड़ा रहता है, वो है पॉलेमिस्ट। लिखो, वन हु स्ट्रांगली, या तो उस पर आक्रमण करेगा, उस आइडिया पर अटैक्स, या फिर स्ट्रांगली डिफेंड्स अ पर्टिकुलर ओपिनियन। ऐसे लोग हैं ना, बिल्कुल अंधभक्त होते हैं, ये कुछ भी नहीं देखते हैं, ये रीजनिंग पर काम नहीं करते हैं, बस अंधभक्ति में या तो कोई आइडिया हो उस पर बहुत जबरदस्त अटैक करे या फिर जबरदस्त उसका बचाव करे। देखो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, पूरी अराजकता है, सब लोग कंफ्यूज्ड है, क्या करना है कुछ पता नहीं। ऐसे कुछ देशों में जब होता है ना, तो देखना हिस्ट्री में लिखा रहेगा वर्ड केओस एंड कंफ्यूजन। केओस का मतलब होता है वही कंफ्यूजन। पैथोस, जहां भी पैथो वर्ड आएगा ना, समझ आना एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है ना, बहुत ही निराशा का फीलिंग आपको महसूस होगा। तो पैथो में आ जाओ, पैथोस में producing feeling of sadness, सैडनेस की फीलिंग दे पैथोस। एनग्रॉस जो होता है ना, अपने में बिल्कुल सिमट कर रखेगा आपको। अगर कोई चीज में आप खोए हो, उसकी बात कर रहे हो, उसी में काम कर रहे हो, तो आप उसमें एनग्रॉस्ड हो गए हो। तो आओ नेक्स्ट आओ, एनग्रॉस इज absorbing, to absorb all the attention, सारा का सारा अटेंशन आपका उसी पर है। ठीक है? और नेक्स्ट वर्ड देखो ध्यान से, एक तो इसका स्पेलिंग याद रखना, इनवेंडो, इसका मतलब है इन डायरेक्ट वे, सीधा सीधा कुछ नहीं बता रहे हो। एक मिनट रुकना, वे ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में इनडायरेक्ट तरीके से बात करना, और कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं हम, मैं जो बोल रही हूं वो सजेस्ट कर रही हूं कोई चीज रूड, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही हूं, समथिंग रूड। ये देखो, है ना, कोई कुछ रूड बातें या कुछ खराब, मतलब अच्छी बात नहीं कर रही हूं मैं उसके बारे में। अब देखो, आप सच में तो एक एक वर्ड मीनिंग समझाना पड़ रहा है, नहीं, इसका मतलब है कि 72 क्वेश्चन है इसमें, और देखो तो ध्यान से, तो हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, एक तो आंसर है, बाकी 3 और ऑप्शन है, यानी करीबन 280 या 250 वर्ड्स आप नया सीखोगे इसमें। नेक्स्ट आओ, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म और कंसर्न, मतलब नहीं रखने वाला रवैया, बेटा एपैथी होता है। ये पैथी जो वर्ड है ना, ये फीलिंग से रिलेटेड है, सैडनेस या फीलिंग से।
सिंपैथी होते हैं जब मुझे किसी से सहानुभूति हो। एम्पैथी होता है जब मैं समझ रही हूं तुम्हारी क्या फीलिंग आ रही होगी तुम्हें, और मैं कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए, एम्पैथी रखती हूँ। सिंपैथी होता है जैसे कोई किसी का मर गया, जाते हैं सिंपैथी दिखाते हैं, वापस आ जाते हैं। एम्पैथी में वो फीलिंग आती है कि यार मैं कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए, ठीक है, और वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। एंटी का मतलब ही होता है विरुद्ध। हालांकि सिंपैथी और एम्पैथी में आपको डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली दोनों का मतलब लिख लेना, सहानुभूति। तो एंटीपैथी होता है डिसलाइक। एंटीपैथी इज डिसलाइक, यानी ऐसी फीलिंग जो किसी के विरुद्ध हो। इसका मीनिंग लिख दूं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल फील। ये हो गया एम्पैथी, बोलो। और सिंपैथी हो गया सहानुभूति। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? यस बेटा, याद रखना पड़ेगा रितेश वर्मा। आप इंस्पेक्टर की वर्दी आपको चाहिए और आप कहोगे मैम याद कैसे रखें? अरे यार क्या कर रहे हो बताओ। हम्म, चलो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आप, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एस आर्ट, ग्रेव्स। ग्रेव्स का मतलब होता है बेटा कब्र। रूइंस का मतलब होता है जो मलबा होता है, जो पुराने समय का जो मलबा होगा, बर्बाद चीजें, वो रूइंस कहलाएगा। इसकी पढ़ाई को क्या कहोगे बेटा? आर्कियोलॉजी। आर्केक का मतलब होता है प्राचीन, और लॉजी मतलब जहां भी दिखे समझ जाते हैं हम स्टडी, तो प्राचीन चीजों की पढ़ाई। एस्ट्रोलॉजी, ये होते हैं स्टडी ऑफ स्टार्स। किसके लिए भाई? आपकी किस्मत में स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र का असर क्या पड़ रहा है, वो है एस्ट्रोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ स्टार्स, जिसको ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। एंड देयर इन्फ्लुएंस, उनका जो असर है, देयर इन्फ्लुएंस ऑन योर फ्यूचर लाइफ, डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब किस्मत, इसको आप कहोगे ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। जियोलॉजी में सिर्फ हम अर्थ की पढ़ाई करते हैं। ज्योग्राफी में अर्थ, मून, स्टार, सब ज्योग्राफी में पूरा सबकी पढ़ाई होती है, लेकिन जियोलॉजी में ये सिर्फ होता है स्टडी ऑफ अर्थ। और मीट्रोलॉजी में बेटा मीटियोर्स की पढ़ाई नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेदर साइंस जो होते हैं ना, मौसम विभाग का जो स्टडी होता है कि मौसम का कैसे असर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मीट्रोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ वेदर, क्लाइमेट, इसको हम लोग कहते हैं मीट्रोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर लगा दो, ठीक है। साइंस ऑफ वेदर इज मीट्रोलॉजी। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? रघुवेंद्र क्या करूं बेटा, इंग्लिश की वजह से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो रेलवे में, बेटा वही तो प्रॉब्लम है। इंग्लिश नहीं करोगे तो फिर आप ग्रुप डी की नौकरी ही ज्वाइन करके रह जाओगे। नेक्स्ट आओ, कम से कम शुरुआत तो करो। इसमें हमने बहुत आसान तरीके से गोल्डन रूल्स पढ़ाया हुआ है, उसको तो देखो। हमें जवाब नहीं मिला ज्यादा, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? गोल्डन रूल्स कराऊं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? बता दो मुझे। यूट्यूब की बात कर रही हूँ। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, सुप्रीम पावर है उसके पास, वो कौन होगा? सोवरेन होगा।
इसीलिए सोवर्निटी जो होते हैं अपनी कंट्री का, संप्रभुता, देखो प्रभु देख रहे हो भाई, हम अपने मर्जी के मालिक, मेरे देश में कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, राइट। और धर्मनिरपेक्ष जो होता है ना, वो इक्वल अटेंशन और या इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स देता है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, राइट। वन हु रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स, जब मैंने कहा किसी एक रेस्पेक्ट एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, वो देश के लिए कहा मैंने, ठीक है, वो देश के लिए कहा है। व्यक्ति सेक्युलर कब होता है, जब वो सभी रेस्पेक्ट को, सभी धर्म को रेस्पेक्ट करता है। डाइवर्सिटी इज विभिन्नता, कहते हैं ना इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी विभिन्नता तो है हर जगह पे लेकिन एकता भी तो है, तो डाइवर्सिटी इज विभिन्नता। एंड फॉरेन होता है विदेशी। बोलो कोई प्रॉब्लम? प्रीवियस ईयर कराए, मेंस वाले बच्चों को हेल्प हो जाएगा, गोल्डन रूल्स वाले भी आ गए, देखो। नेक्स्ट आओ, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और रिलीजियस का मतलब धार्मिक थिंग्स। अगर आप रेस्पेक्टफुली नहीं बात करते हो धार्मिक चीजों के बारे में, तो बेटा कुछ कंट्रीज तो ऐसे होते हैं जहां पे जो कंट्री है ना वहीं पर फांसी की सजा दे दी जाती है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं ये बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए कुछ देशों में तो बहुत भयंकर क्राइम है, इसको कहेंगे ब्लास्फेमी, प्रोफेनी, ठीक है, याद रखना ये एक क्राइम है। नेक्स्ट आओ, मिस्टिक। जब भी कोई मिस्टिक होते हैं ना कोई व्यक्ति, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करता है गॉड से, तो वो थोड़े से आपको विचित्र दिखेंगे, आपको लगेगा यार इसमें कुछ मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब समझते हो ना, मिस्ट्री का मतलब होता है इसमें कुछ अजीब सा है। सो इसको लिखो, देखो थीस्ट और अथीस्ट, जो भगवान पे विश्वास करते हैं वो थीस्ट, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते वो अथीस्ट। ये तो आपको कराए हुए थे। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और थीस्ट हो गया वन हु बिलीव्स इन गॉड। आस्तिक नास्तिक है ना? बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाय हैंड्स, जिसको आप हाथ से उठा के ले जा सकते हो कहीं पर भी, वो कहलाता है पोर्टेबल। याद रखना ना बेटा, जैसे अगर सी के जो पोर्ट्स होते हैं वहां पे कोई चीज आप लोड अनलोड कर सकते हो तो पोर्टेबल, और जिसको पॉट में रह के पी सकते हो वो पोर्टेबल। ऐसे याद रखना। इसका मतलब हो गया ये है दैट वी कैन ड्रिंक, जिसको ड्रिंकेबल भी कहते हैं, पोर्टेबल वाटर। और पोर्टेबल होता है दैट कैन बी कैरिड बाय हैंड, कोई भी चीज उठा के कहीं ले जा सकते हो। एक्सपोर्ट बाहर भेजना, इंपोर्ट अंदर लाना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज करते हो इन दोनों वर्ड्स में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। बेटा इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, GAR वाला होगा, क्योंकि GER वाला मतलब होता है जिसमें आप हैंग करते हो, वो हैंगर होता है। ये हैंगर होते हैं
वो एयरपोर्ट जो आप जब जाओगे ना एयरपोर्ट, वहां पर देखोगे जहां पे प्लेन्स पार्क्ड होते हैं। डिपो वो ऐसा जगह होता है जहां पे जब बसेस वगैरह यूज नहीं हो रहे होते हैं, तो बस डिपो देखे हो ना, जहाँ पे बसेस यूज नहीं हो रहे होते तो वहां पे खड़ी रहती है बसें, है ना। और शेड का मतलब कोई भी चीज ऐसे ऊपर से ढकने के लिए बना होता है वो शेड होता है, ठीक है। मतलब शेड के लिए शेड बनाते हैं, ये ध्यान रखना। जहां पे भारी संख्या में व्हीकल्स बसेस वगैरह, व्हीकल्स बसेस पार्क्ड होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पार्क्ड व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं हो तब, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, मतलब अभी सूरज डूबा ही है और धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ रहा है, इसको कहते हैं डस्क, यानी कि गोधूली बेला। और डॉन होता है एकदम सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जिसमें डे ब्रेक कर ही रहा होता है ना, उसी समय डॉन होता है। और सूरज अभी अभी डूबा ही है, उसको डस्क कहते हैं। इसीलिए आपका गेहुआ रंग होता है तो डस्की कलर कहलाता है ना। चलो बोलो, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अभी तो बता दिया अथीस्ट, बेटा उसका मतलब होता है भाग जाना। नीचे करना था कमेंट। एक सेकेंड हटाओ ना, नाम पर ही तो तुम हाथ रख दियो। अहमद, नेक्स्ट आओ, एमेच्योर। मैंने कल बताया था जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, जो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो एमेच्योर होते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो अ स्पोर्ट्स, फॉलो एनी गेम फॉर मनी, गेम और स्पोर्ट फॉर मनी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कल, एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो रेसलर होते हैं WWE वाले, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। जो रेसलर आपके देश के लिए खेल रहे हैं वो एमेच्योर है। एनार्की, अराजकता, जब किसी का भी शासन नहीं हो उसको कहेंगे एनार्की, यानी नो रूल, कहीं कोई कोई शासन ही नहीं है। और ऑटोक्रेट होते हैं जब कोई एक व्यक्ति रूल कर रहा हो, ऑटोक्रेट होते हैं। बाद में यही लोग तो डिक्टेटर बन जाते हैं, इसलिए ऑटोक्रेट का सिनोनिम लिख दूं मैं सीधा, डिक्टेटर। और एक और सिनोनिम इसका लिख लोगे ना तो अच्छा रहेगा, डेस्पोट। देखो बोलो, समझ में आया, क्लियर। डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे, बेटा प्रैक्टिकल होते हैं व्यवहारिक, और सेंसिबल मतलब होते हैं समझदार तरीके से। अगर आप डील कर रहे हो किसी चीज को समझदार तरीके से तो आप प्रैग्मेटिक हो। प्रैग्मेटिक होते हैं प्रैक्टिकल, मैंने आपको प्रैग्मेटिक को प्रैक्टिकल के सिनोनिम में कराया था, ठीक है। स्केप्टिक, सशंकित,